हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है नालायक सास। सीमा की सास विमला देवी आज बिस्तर पर पड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। देखा जाए तो पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी, जिससे उनका बेटा अमर बहुत दुखी था और रह रहकर उसकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे, क्योंकि अपनी माँ का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। उस माँ का दुख, जिस माँ ने पिछले 18 सालों से उसकी पत्नी सीमा को सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिए थे और खून के आंसू रुलाया था। आज वह खुद कमजोर असहाय से बिस्तर पर पड़ी थी। अभी 2-3 दिन पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई थी। उनका थायराइड बहुत अधिक बढ़ चुका था और उन्हें हाइपर थायराइडिज्म था, जिसकी वजह से उन्हें गले में बहुत दिक्कत थी और उन्हें खाना निगलने में बहुत परेशानी होती थी और बहुत दर्द होता था, जिसकी वजह से वह कुछ खा नहीं पाती थी और साथ ही साथ उन्हें बोलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए वह ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, वरना उनकी हालत खराब हो जाती थी। ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था, क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वैसे यह प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी दिनों से थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई खास समाधान नहीं हो पाया था और अब समस्या को ज़्यादा बढ़ गई थी और अब वह बिल्कुल नहीं खा पाती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ली और कहा था कि हो सकता है ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाए। इस डर से उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। बोल तो अभी भी वह ज़्यादा नहीं पाती थी, क्योंकि बोलने में भी उन्हें तकलीफ होती थी। थोड़ी बहुत काम की बातें तो कर ही लेती थी और खाना तो उनसे बिल्कुल नहीं खाया जाता था। जैसे तैसे आधी रोटी, 2 चम्मच चावल या दलिया वगैरह उनके गले से नीचे उतरता था, वह भी पानी पीकर। बेटा अमर तो अपनी माँ के दुख में दुखी था, लेकिन बहू सीमा पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। अपनी सास की इस हालत पर उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह शादी करके इस घर में आई थी। वह दिन और उसके बाद के इतने साल सीमा को उसकी सास विमला देवी ने एक चैन की सांस नहीं लेने दी थी। बेटे अमर को काफी संघर्षों से उन्होंने पाला था, इसलिए बेटा माँ के गुणगान करता था और इसी का फायदा विमला देवी ने उठाया और हमेशा अमर की नजरों में देवी बनकर रही। लेकिन उसकी पत्नी सीमा को कभी घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पैरों की जूती बनाकर रखा। सीमा को आज भी याद था कि कैसे शादी के बाद जब भी वह कुछ अच्छा बनाती थी तो सासू माँ जबरन परोस परोस कर अमर को और खुद वह चीज खाकर समाप्त कर देती थी और सीमा के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ती थी और उसे बोलती थी, अरे घर की औरतों को आखिर में जो भी बचे खा लेना चाहिए। मैंने भी तो अमर को बहुत संघर्षों से पाला है, रूखा सूखा खाकर। अब मेरे और अमर के अच्छे खाने के दिन हैं। तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, फिर बन जाएगा, फिर खा लेना। और अगर सीमा थोड़ा खाना ज्यादा बनाती तो उस पर भी 4 खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती और बोलती, मुफ्त का सामान आया है ना, जिसे इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमा कर लाता है और तू जरूरत से ज्यादा खाना बनाकर उसे यूं बर्बाद करती है। और फिर जानबूझकर उस दिन विमला देवी खुद भी कम खाती और बेटे को भी जोर जबरदस्ती नहीं करती ज्यादा कुछ खाने के लिए, ताकि खाना बहुत ज्यादा बच जाए। और उसके बाद उनका नया ड्रामा शुरू हो जाता और अगले दिन जब ताजा खाना बनता तो सीमा को वह खाना खाने को नहीं मिलता, बल्कि उसे बचा हुआ बासी खाना खाकर खत्म करना होता। कभी कभी 2 टाइम तक उसे वही बासी खाना खाना होता है और ताजा खाना सिर्फ विमला देवी और अमर के लिए बनता। और साथ में विमला देवी और अमर सीमा को ताना भी मारते, तुम्हें ही बहुत शौक है ना राशन बर्बाद करने का, तो अब उसे खाओ भी तुम ही। जब तक बासी खाना खत्म नहीं होता तुम्हारे लिए ताजा खाना तुम नहीं बनाओगी। और सीमा को मन मारकर
बासी खाना ही खाना पड़ता। सीमा को अच्छे से याद है, अगर घर में आम आते तो विमला देवी छांट छांट कर अच्छे आम फ्रिज में रख देती और खुद और अमर के लिए काट कर ले जाती और बच्चे को खराब आम सीमा के आगे रख देती और बोलती, पहले इन्हें खा ले, यह खराब हो जाएंगे, बाद में अच्छे खा लेना। और अच्छे आम खाने की बारी कभी सीमा की आती ही नहीं, क्योंकि अच्छे आम विमला देवी और अमर काट कर खाकर समाप्त कर देते। और आम भी 1 किलो से ज्यादा नहीं आ सकते थे, क्योंकि विमला देवी का कहना होता था कि मौसम की चीज है, जब तक मौसम है रोज मिल जाएगी, तो घर में लाकर ढेर क्यों जमा करना। सीमा को बचपन से ही आम बहुत पसंद है, लेकिन शादी के बाद से वह एक ढंग का आम खाने को तरस गई थी। और अगर कभी अपने मन से आम निकाल कर काट कर खाने बैठ जाती तो विमला देवी को बोलते देर नहीं लगती, तेरे मायके वालों ने कभी तुझे कुछ खिलाया नहीं क्या, जो यहाँ भूखे नंगों की तरह बैठकर आम खाए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म की भूखी है। और बोलकर हंसने लगती, जिसे सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में फिर उसने आम खाना ही छोड़ दिया। और यही तो विमला देवी चाहती थी। पता नहीं क्यों सीमा को सुखी हंसती खिलखिलाती वह नहीं देख सकती थी। उसके मन में यह बात थी कि अमर के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। बहुत संघर्षों से उन्होंने अमर को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया था, तो अब जब सुख के दिन आए हैं तो उनका हक बनता है बेटे की कमाई पर सुख करने का। एक बाहरी लड़की उसकी जिंदगी में आकर उसकी कमाई पर हक जमाए और उसकी कमाई से सुख आराम करे, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। और अमर भी अपनी माँ की तरह ही सोचता था। उसके हिसाब से उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का हक है, क्योंकि उन्होंने ही उसे इस काबिल बनाया है। यह दोनों माँ बेटे यह कभी नहीं सोच पाते कि सीमा उस घर की बहू है, अमर के वंश को वही आगे बढ़ाएगी। और अमर कोई इतना कम नहीं कमाता कि अगर सीमा के ऊपर कुछ खर्चा हो जाए तो भूखमरी आ जाएगी। लेकिन विमला देवी, उन्हें तो अपना वर्चस्व कायम रखना था और सीमा को दिखाना था कि इस घर में वह सिर्फ और सिर्फ उनके रहमो करम पर ही रह सकती है। और इसमें अमर हर कदम पर उनका साथ देता था। अमर को सीमा को अच्छी साड़ियां पहनने का बहुत शौक था और वह अपने साथ शादी के वक्त अच्छी खासी साड़ियां लेकर आई थी। लेकिन एक वक्त के बाद साड़ियां पुरानी हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी भी साड़ियां भी पुरानी हो गई और घर पर कोई भारी भरकम हैवी लुक की साड़ियां तो रोज पहनेगी नहीं। वह अमर से बोल बोल कर थक जाती थी कि उसे घर पर पहनने के लिए ढंग की कुछ साड़ियां ला कर दे दे। पर जब तक विमला देवी अमर को हरी झंडी नहीं देती थी, वह सीमा को एक साड़ी लाकर नहीं देता था। और फिर काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद विमला देवी एहसान के तहत सीमा को अपनी अलमारी से निकालकर कोई पुरानी साड़ी पकड़ा देती थी और बोलती थी, ले यह सारी साड़ियां तो ऐसे ही पड़ी हैं, पहले इन्हें पहनकर खत्म कर, फिर नई साड़ियों पर पैसे खर्च करना। और खुद के लिए जानबूझकर एक से एक कॉटन की महंगी महंगी साड़ियां खरीदती थी और बोलती थी, मेरी तो उम्र हो गई, कभी भी ऊपर से बुलावा आ जाएगा, पूरी जिंदगी तो बीत गई, अपने शौक पूरे नहीं कर पाई, अब बेटा इस लायक है तो कम से कम अच्छा पहन तो लूं, तेरी तो पूरी उम्र पड़ी है, तू आराम से अपने पसंद की साड़ियां खरीद कर पहनती रहना। लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। सीमा की शादी को 18 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक ना वह अपनी पसंद का कुछ खाना बना पाई थी, ना खा पाई थी, ना अच्छी साड़ियां खरीद कर पहन पाई। क्योंकि जो सासू माँ यह डायलॉग मारती थी कि उनके कुछ दिन की जिंदगी बची है, उनकी कुछ दिन की जिंदगी इतने सालों से अच्छे से गुजर रही थी और बहू की अच्छी खासी जिंदगी उन्होंने तबाह कर रखी थी। और उम्र से पहले उसे बुढ़ापा आ चुका था। उसके ना कोई शौक बचे थे और ना ही उसका कोई शौक पूरा करने वाला कोई था। समय के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिनकी जिम्मेदारी तो अमर ढंग से उठाता था, क्योंकि आखिर उसके बेटे ही तो बुढ़ापे में उसका साथ देते। लेकिन बीवी तो बीवी उसके लिए जैसे कभी मायने रखती ही नहीं थी। यही सारी पुरानी बातें सोच सोच कर
सीमा को आज अपनी सास विमला देवी की हालत देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। विमला देवी बेड पर असहाय सी पड़ी हुई थी। एकाएक सीमा उनके कमरे में आई। उसके हाथ में एक प्लेट में ढेर सारे कटे हुए आम थे, क्योंकि उसे पता था विमला देवी को आम बहुत पसंद है। और सीमा वहीं पर उनके सामने बैठकर खाने लगी, जिसे विमला देवी देख रही थी। अमर ने बोला, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना माँ को आम कितने पसंद है? तो सीमा ने बोला, हाँ, तो मैंने कब मना किया है? वह भी खा ले, किसने रोका है? उन्हें कहकर उसने आम की प्लेट विमला देवी की ओर बढ़ा दी, क्योंकि सीमा को बहुत अच्छे से पता था कि विमला देवी चाहकर भी आम नहीं खा सकती और उसे उन्हें दर्द और दुख तो देना ही था। आम को देखकर ना चाहते हुए भी विमला देवी ने मुंह फेर लिया, तो सीमा वहीं बैठकर आम खाने लगी। अमर ने बोला, जाकर बाहर बैठकर आम खाओ, यहाँ खाओगी तो माँ को बुरा लगेगा। सीमा ने बोला, क्यों, तुम्हारी माँ से देखा नहीं जाएगा मुझे आम खाते हुए? अमर ने बोला, क्या बकवास कर रही हो? खबरदार जो मेरी माँ के लिए ऐसा बोला, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सीमा ने बोला, तोड़ कर दिखाओ, मैं भी तो जरा देखूं कैसे अपनी इस घटिया माँ के लिए अपनी पत्नी की टांगे तोड़ते हो। इस पर अमर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो मेरी माँ के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। मेरी माँ देवी है, मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। लेकिन सीमा ने भी उतनी ही तेज आवाज में बोला, हाँ, तुम्हारी माँ देवी है, तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया है और साथ ही साथ इस काबिल भी बनाया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देवी मानते रहो और अपनी पत्नी को पैरों की जूती। लेकिन देखो आज भगवान ने कैसा जूता मारा है तुम्हें। तुम्हारी यह देवी माँ एक एक निवाले को तरस रही है और मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक एक चीज के लिए तरसाया है तुम्हारी इस देवी ने मुझे। और हाँ, मेरे से अब बकवास बकवास मत करना तुम दोनों, वरना अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। संभाल लेना अपना यह घर और अपनी इस बीमार माँ को, साथ में अपने दोनों बेटों को भी, क्योंकि बहुत दिनों से झेल रही हूँ तुम दोनों माँ बेटों की हेकड़ी, और शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी मैं। और हाँ, आइंदा जुबान काबू में रख कर मुझसे बात करना, वरना मुझे कोई फैसला लेते देर नहीं लगेगी और अकेले मैं कहीं भी रह लूंगी और अपने लिए कमा खा लूंगी। इतना दम है मेरे में। इतने दिनों से इस उम्मीद में रह गई कि शायद आज नहीं तो कल तुम दोनों सुधर जाओगे। फिर इस मोह में रह गई कि बच्चे अभी छोटे हैं, पर अब ना मेरे पास कोई उम्मीद है और ना ही बच्चों का मोह, क्योंकि बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनके साथ तुम दोनों माँ बेटा कोई ज्यादती तो नहीं कर पाओगे और करोगे भी नहीं। आखिर वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा जो है, और अब उन्हें मेरी कोई इतनी खास जरूरत तो नहीं। उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं चली गई ना, तो तुम्हारा और तुम्हारी इस माँ का जीवन मुश्किल हो जाएगा। और इस गुमान में मत रहना कि इस बुढ़ापे में तुम्हें कोई पत्नी मिल जाएगी। अगर मिल भी गई ना, तो एक दिन में तुम्हारी और तुम्हारी इस पगलेट माँ की औकात हाथ में ला देगी। तो अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और अपनी जुबान पर तुम दोनों माँ बेटा काबू रखना। वैसे तुम्हारी यह घटिया जुबान पर क्या ही काबू रखेगी, उसकी तो जुबानी छीन ली भगवान ने। कहकर सीमा हंसने लगी और अमर ने बोला, ऐसा काम मत करो, जब ईश्वर की लाठी पड़ेगी तब पता चलेगा। सीमा ने बोला, पता चल गया, आज ही तो पता चला है। तुम्हारी माँ को देखा नहीं कैसे लाठी मारी है ईश्वर ने। तुम्हारी माँ को मेरी पूरी जिंदगी नरक करके रख दी थी। एक एक चीज के लिए तरसाया तड़पाया था मुझे। आज देखो सब कुछ होते हुए एक एक निवाला खाने के लिए तड़प रही है तुम्हारी माँ। महंगी महंगी साड़ियाँ अलमारी में भरी पड़ी हैं, लेकिन देखो क्या हालत हो गई है। एक ही साड़ी में 3 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और महंगी साड़ी अलमारी की शोभा बढ़ा रही हैं। पड़ तो गई है ईश्वर की लाठी, अब और कितनी लाठी पड़ेगी ईश्वर की। कहकर सीमा वहां से जाने लगी तो अमर ने कहा, कम से कम माँ के कपड़े तो बदलवा दो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। सीमा ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो तुम दोनों माँ बेटा
हाथ जोड़ोगे ही मेरे। चलो इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं, आती हूं अभी कहकर सीमा वहां से चली गई और फिर थोड़ी देर में लौट कर आई। उसके हाथ में एक पुरानी सी सस्ती कॉटन की साड़ी थी, जो कि 2-3 साल पहले शायद विमला देवी ने ही उसे दी थी, जब उसने कॉटन की साड़ी की मांग की थी। वह साड़ी सीमा के हाथों में देखकर विमला देवी हैरान हो गई और थोड़ा बहुत बोलने लगी कि उन्हें वह घटिया साड़ी नहीं पहननी, उनकी अलमारी में अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। वैसे विमला देवी को कोई शारीरिक परेशानी नहीं थी, पर खाना नहीं खा पाने की वजह से वह काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था और गले में गांठें हो जाने की वजह से वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। बोलने में भी उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सीमा समझ चुकी थी कि विमला देवी क्या बोल रही हैं, लेकिन उसने बोला, अब आप मेरे रहमो करम पर हैं और वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैं आपको रखूंगी, और आपको यही साड़ी पहननी पड़ेगी। मेरा पूरा जीवन खराब किया है तो क्या मैं इतना हक भी नहीं रखती कि आपका बुढ़ापा खराब कर सकूं? कोई डर नहीं है मुझे ईश्वर की लाठी का, क्योंकि मेरी सारी संवेदनाएं, मेरी सारी भावनाएं मर चुकी हैं। तुम दोनों माँ बेटों ने मिलकर उसे मारा है। मैं पत्थर की बन चुकी हूँ और तुम्हारी इस हालत को देखकर मेरा दिल तो कर रहा है कि सारे मोहल्ले में लड्डू बांटूं। वैसे लड्डू बहुत पसंद है ना आपको? सीमा ने अपने साथ लाए लड्डू निकाले और उनके सामने ही खाने लगी और बोली, कैसा लग रहा है जब मनपसंद चीज सामने हो और खाने को ना मिले? अच्छा लग रहा है ना? अब यह फीलिंग आपको रोज दूंगी, और अगर साड़ी बदलनी है तो जल्दी से बदलवा लो, वरना मेरे पास और भी बहुत काम है। विमला देवी को ना चाहते हुए भी वही पुरानी साड़ी पहननी पड़ी जो सीमा उन्हें पहनने के लिए लाई थी। विमला देवी की साड़ी बदलवा कर उन्हें बेड पर बिठाकर सीमा ने उनकी अलमारी खोली और बोला, यह इतनी एक से एक महंगी साड़ियां अलमारी में भरी रखी हैं, मुझे नहीं लगता यह सब अब आपके किसी काम की हैं। मैं आज ही अपनी अलमारी से ऐसी ही 2-3 साड़ियां और लाकर इस अलमारी में रख दूंगी, जैसी अभी आपको पहनाई है। क्यों, ठीक है ना? विमला देवी कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस आंखों ही आंखों में खा जाने वाली नजरों से सीमा को घूरे जा रही थी। लेकिन सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक अमर कमरे में आ गया तो सीमा ने उसके सामने ही बोला, अब तुम्हारी इस माँ का भी एक बोझ मेरे ऊपर बढ़ गया है। इनके कपड़े बदलवाओ, इन्हें नहलवाओ, इन्हें खिलाओ, तो मेरे से इतना सारा काम नहीं संभलेगा। इसलिए मैंने घर में कल से एक कामवाली को बुलाया है जो घर के सारे काम करेगी। अमर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था हवा भी विपरीत है और सीमा को परेशान करने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। सीमा ने आगे बोला, तुम्हारी माँ अब इन साड़ियों का क्या करेंगी? उनके तो पहनने के बस की नहीं है, इसीलिए ये साड़ियां मैं ले जा रही हूँ। इन्हें मैं काम वाली को दे दूंगी समय समय पर, क्योंकि अब तो लंबे समय तक काम वाली घर में रहेगी और तीज त्योहार पर उसे साड़ियां देनी ही पड़ेंगी। और आजकल की काम वालियों के बहुत नखरे हैं और उन्हें हर चीज त्योहार पर महंगी साड़ी चाहिए होती हैं। तो जब इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां घर में पड़ी हुई हैं तो फालतू में पैसे खर्च क्यों करने? समय पर इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आखिर पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। इतने सालों में तुम दोनों माँ बेटों ने यह तो मुझे समझा ही दिया है, कहकर सीमा ने विमला देवी की अलमारी से सारी महंगी साड़ियां निकाल ली और विमला देवी और अमर देखते रहे और सीमा ने वहां पर कॉटन की 4-5 सस्ती साड़ियां रख दी, जैसी साड़ियां विमला देवी कभी नहीं पहनती थी पर सीमा को हमेशा पहनने के लिए देती थी। सीमा ने वही सारी साड़ियां वहां रखी थी जो विमला देवी ने ही समय समय पर उसे दी थी। साथ ही साथ अमर को धमकी देती भी चली गई, तुम्हारी माँ अब मेरे रहमो करम पर है तो मेरे साथ गलत करने की सोचना भी मत, वरना तुम लोगों के साथ कितना गलत होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और हाँ, आज मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, खाएंगी ना मम्मी जी? कहकर सीमा विमला देवी की ओर देखने लगी
क्योंकि उसे पता था पाव भाजी विमला देवी का फेवरेट है और वह चाहकर भी नहीं खा सकती। और सीमा ने ठान लिया था कि वह पाव भाजी भी उनके सामने बैठकर खाएगी, तभी उसके दिल को सुकून मिलेगा। अमर चाहकर भी अपनी प्यारी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर सीमा घर छोड़कर चली गई तो उसे और अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और घर में माँ के लिए और घर के कामों के लिए नौकरदाई रखनी पड़ेगी। और बाहरी लोगों का वह कितना भरोसा कर पाएगा। बाहरी लोगों को घर पर रखकर एक अनजाना खतरा मोल नहीं लेना चाहता था वह, क्योंकि क्राइम होते देर नहीं लगती, यह बात उसे अच्छे से पता थी। सीमा कुछ भी करेगी, ताने मारेगी, उसका और उसकी माँ का दिल दुखाएगी, लेकिन कुछ गलत तो नहीं करेगी। सीमा के हाथों उसका घर परिवार सुरक्षित तो रहेगा, क्योंकि आखिर वह उसका भी परिवार था। सीमा वहां से जा रही थी, यह बोलते हुए कि अभी तो ईश्वर की लाठी सिर्फ माँ को पड़ी है, बेटे को पड़नी तो अभी बाकी है। जिसने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को खून के आंसू रुलाए हैं। और अमर चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।